एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान किसी न किसी बीस्ट को कंट्रोल करता है। शहर के बीचों बीच अलग अलग तरह के बीस्ट उड़ते और घूमते नजर आते हैं। मुझे लगा था कि इस दुनिया में आने के बाद बाकी कहानियों की तरह मैं भी एसएसएस रैंक का सबसे ताकतवर बीस्ट जागृत करूंगा, लेकिन किस्मत ने तो शुरुआत से ही मेरा मजाक उड़ा दिया। मैं पैदा हुआ शहर की सबसे गरीब बस्ती में। माँ बाप पहले ही मर चुके थे और मेरे सिर पर 3 मिलियन का भारी कर्ज था। ऊपर से अवेकनिंग के समय मुझे मिला सिर्फ एक एफ रैंक का मच्छर। नॉर्थ सिटी की झुग्गियों के एक सुनसान अंधेरे रास्ते में मुझे किसी फटे हुए बोरे की तरह जोर से लात मारकर दूर फेंक दिया गया। मेरा शरीर पूरी ताकत से खाई जमी दीवार से टकराया। दर्द इतना भयानक था कि चीखने की भी ताकत नहीं बची। मेरे मुंह से सिर्फ टूटी हुई सांसों जैसी आवाज निकल रही थी। मेरे सामने खड़ा था एक गंजा ताकतवर आदमी। उसके हाथ में एक भारी अलॉय बेसबॉल बैट थी जिसके सिरे से अभी भी खून टपक रहा था। उसके पीछे आधे इंसान जितना ऊंचा एक आयरन स्किन बियार खड़ा था। उसकी लाल आंखें लगातार मुझे घूर रही थीं और वह जमीन को अपने खुरों से कुरेद रहा था। यह था नॉर्थ सिटी के अंडरग्राउंड लोन शार्क गैंग का सबसे खतरनाक गुंडा जाओ हू। और मैं अभी अभी 18 साल का हुआ एक लड़का जिसके माँ बाप नहीं थे, सिर पर 3 मिलियन का सूद वाला कर्ज था और जिसे पूरे स्कूल का सबसे बेकार इंसान माना जाता था। जाओ हू मेरे पास आया और उसने मेरे हाथ पर पैर रखकर पूरी ताकत से दबाना शुरू कर दिया। मैं कीचड़ में पड़ा दांत भींचे रहा। दर्द से कराहने की बजाय मेरी नजर सिर्फ उसके गले पर टिकी हुई थी। मेरी यही नजर उसे और गुस्सा दिला गई। उसने बेसबॉल बैट उठाई और उसी पल उसके आयरन स्किन बार ने भी अपने मालिक की हत्या की इच्छा महसूस कर ली। वह जोर से दहाड़ा और सीधे मेरी तरफ दौड़ पड़ा। उसी समय मेरी जेब में रखा एक धूसर रंग का अंडा फिसल कर जमीन पर गिर गया। जाओ हू का वार मेरे घुटने तोड़ने के लिए था, लेकिन बैट मेरे माथे को छूती हुई निकल गई। मेरे माथे से खून की बड़ी धार निकली और उसकी कुछ बूंदें सीधी उस धूसर अंडे पर जा गिरी। अजीब बात यह थी कि खून अंडे पर बहा नहीं, बल्कि स्पंज की तरह उसके अंदर समा गया। तभी मेरे दिमाग के अंदर एक ठंडी मशीन जैसी आवाज गूंज उठी। उच्च अनुकूलता वाला जेनेटिक सैंपल मिला। होस्ट की लाइफ कंडीशन बेहद खराब है। इमरजेंसी एक्टिवेशन शुरू की जा रही है। मैंने हैरानी से आंखें खोल दी। कीचड़ में पड़ा वो मरा हुआ अंडा अचानक लाल चमक से जगमगा उठा। झाओ हू का ध्यान उस तरफ नहीं गया। वह हंसते हुए अपने आयरन स्किन बिहार को मुझे कुचलने का आदेश दे रहा था। वो और पूरी रफ्तार से मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके नुकीले दांत अब मेरे पेट से आधे मीटर भी दूर नहीं थे। तभी वो अंडा पूरी तरह टूट गया। न कोई आसमान चीर देने वाली रोशनी निकली, न कोई दिव्य बीस्ट प्रकट हुआ। उसमें से सिर्फ नाखून जितना छोटा काले और लाल रंग का एक छोटा सा जीव उड़कर बाहर आया। वो एक मच्छर था, इतना छोटा कि जैसे उसे कभी ठीक से खाना भी न मिला हो। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी। सिस्टम सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो गया है। इंसेक्ट ओवरलॉर्ड सिस्टम अब होस्ट से बाइंड हो चुका है। शुरुआती बीस्ट, एफ रैंक ब्लड सकिंग मॉस्किटो, विशेष गुण डिफेंस इग्नोर और डेडली पॉइजन। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने मन ही मन पहला आदेश दिया, इसे मार दो। मेरी उंगली पर बैठा छोटा सा मच्छर हवा में लाल रेखा बनाते हुए इतनी तेजी से उड़ा कि आंखें भी उसका पीछा नहीं कर सकती थीं। उसने आयरन स्किन बियार की लोहे जैसी कठोर खाल पर हमला नहीं किया। उसकी जगह वह सीधा उसके खुले कान के अंदर घुस गया। अचानक पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ आयरन स्किन बियार लड़खड़ा गया। उसकी आंखों में डर भर गया। वह पागलों की तरह सिर झटकने लगा और दर्द से चीखने लगा। जाओ हूं घबरा गया। क्या हो गया? दांत, तुझे क्या हुआ? उसने तुरंत मानसिक संपर्क से अपने बीस्ट को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ असहनीय दर्द और दिमाग के अंदर मची तबाही महसूस हुई। सिर्फ 3 सेकंड के अंदर अपनी जबरदस्त रक्षा के लिए मशहूर आयरन स्किन बॉर के मुंह से काला खून निकलने लगा। उसका विशाल शरीर जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। झाओ हू के हाथ कांपने लगे। तूने किया क्या है? वह बारी बारी से बोर की लाश और मुझे देखने लगा, जो अब धीरे धीरे कीचड़ से उठ रहा था। कौन सा हिडन वेपन इस्तेमाल किया तूने? मैं हल्का सा हंसा और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। मेरी तर्जनी पर वही काला लाल मच्छर आराम से आकर बैठ गया और अपने पंख साफ करने लगा। मैंने शांत आवाज में कहा, इसका नाम मिंग हे है। यही मेरा बीस्ट है। झाओ हू की आंखें फैल गईं। उसे लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे बेहुदा मजाक सुन लिया हो, लेकिन सामने पड़ी आयरन स्किन बॉर की लाश उसकी हंसी छीन चुकी थी। मच्छर? एक एफ रैंक मच्छर? यह कैसे हो सकता है? एक मच्छर आयरन स्किन बिहार की रक्षा कैसे तोड़ सकता है? मैंने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में जवाब दिया, चाहे सामने ड्रैगन ही क्यों ना हो, अगर उसके दिमाग में एक सुई भी घुस जाए तो उसकी मौत तय है। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। आयरन स्किन बॉर को मारने पर 50 इवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त हुए। होस्ट गंभीर रूप से घायल है। तुरंत एनर्जी की आवश्यकता है। ब्लड स्किंग मॉस्किटो को खून चाहिए। मैंने अपनी उंगली पर बैठे मिंगहे की तरफ देखा। उसके अंदर से साफ भूख का एहसास मुझे महसूस हो रहा था। फिर मैंने धीरे धीरे सिर उठाया और डर से पीछे हटते झाओ हू की तरफ देखा। अब जब आ ही गए हो तो वापस मत जाओ। मेरा मच्छर अभी तक भूखा है। झाओ हू आखिर संभल गया। उसका बीस्ट तो मर चुका था, लेकिन वह खुद अभी भी एक हट्टा कट्टा आदमी था, जबकि मैं बुरी तरह घायल एक हाई स्कूल का लड़का। वह गुस्से से दहाड़ा और अलॉय बेसबॉल बैट घुमाते हुए मेरी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन मैं अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला।
मैंने बस हल्के से उंगलियां चटकाई। अचानक झाओहू का हाथ हवा में ही रुक गया। उसे महसूस हुआ कि उसके गले पर जैसे किसी ने हल्की सी चुभन दी हो। अगले ही पल उसका पूरा शरीर सुन्न होने लगा। उसकी सांस रुकने लगी, जैसे किसी चीज ने भीतर से उसकी श्वास नली बंद कर दी हो। उसके हाथ से बेसबॉल बैट छूटकर जमीन पर गिर गई। वह दोनों हाथों से अपना गला पकड़कर तड़पने लगा। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और उसके मुंह से सिर्फ टूटी हुई सांसों की आवाज निकल रही थी। कुछ ही सेकंड में उसका ताकतवर शरीर तेजी से सूखने लगा, मानो उसका सारा खून किसी ने पल भर में चूस लिया हो। 10 सेकंड बाद झाओहू घुटनों के बल गिरा और सिर्फ सूखी हुई चमड़ी का एक खोल बनकर रह गया। सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। अवेकेंड इंसान को मारने पर 10 एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त हुए। अभी इतने पॉइंट्स नहीं हैं कि स्वार्म स्प्लिट मोड शुरू किया जा सके। अधिक शिकार करने की सलाह दी जाती है। मैं दीवार का सहारा लेकर नीचे बैठ गया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। मेरी उंगली पर मिंगहे वापस आकर बैठ गया था। उसका पेट अब ताजे खून से चमकदार लाल हो चुका था, लेकिन मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा था। मैं पागलों की तरह हंस पड़ा। यही है असली ताकत, ऐसी ताकत जिसके बाद किसी के आगे सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की खुशामद करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने होठों पर लगा बारिश का पानी और खून जीभ से साफ किया। मेरी आंखों में धीरे धीरे एक अलग ही पागलपन उतर आया। अगर मैं लगातार मारता रहा तो एक दिन यही छोटा सा मच्छर इस दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रैगन और फीनिक्स तक को मेरे सामने झुकने पर मजबूर कर देगा। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और दोनों लाशों को बिना एक बार भी पीछे देखे पार करता हुआ वहां से निकल गया। अगले दिन तियानलान नंबर 1 बीस्ट एकेडमी के बाहर महंगी गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। अमीर परिवारों के छात्र शानदार यूनिफॉर्म पहनकर अपने अपने बीस्ट के साथ अंदर जा रहे थे। मैं अपनी पुरानी शेयर्ड साइकिल से उतरा ही था कि पीछे से एक ताने भरी आवाज सुनाई दी। अरे, ये तो हमारा डेड एग जीनियस वांग बातियान है। मैंने मुड़कर देखा। कुछ लड़के मेरी तरफ बढ़ रहे थे। सबसे आगे एक मोटा लड़का था जिसका नाम लियू क्यांग था। वह ली याओतियन का सबसे बड़ा चमचा था और उसके पास सी रैंक का ताकतवर स्टोन डीमन एपे था। वह जोर जोर से हंसते हुए बोला, सुना है कल अवेकनिंग के समय तेरे अंडे से कुछ निकला ही नहीं, आखिर में सिर्फ हवा निकली थी। उसके साथ खड़ा स्टोन डीमन एप भी अपनी छाती पीटकर जोर से दहाड़ने लगा। आसपास के कई छात्र रुक गए और तमाशा देखने लगे। सबके चेहरों पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी, लेकिन मैंने किसी की तरफ देखा तक नहीं। मैंने आराम से अपनी साइकिल लॉक की। कल रात की लड़ाई ने मुझे एक बात अच्छी तरह सिखा दी थी। इस दुनिया में सम्मान मांगने से नहीं मिलता, ताकत से छीना जाता है। लेकिन अभी एकेडमी के गेट पर लड़ना बेवकूफी होती। यहाँ के नियम बहुत सख्त थे। अगर किसी की जान गई तो सीधे लॉ एनफोर्समेंट टीम आ जाती और फिलहाल मैं सरकार से टक्कर लेने लायक नहीं था। मैंने ठंडी आवाज में सिर्फ 2 शब्द कहे, रास्ता छोड़ो। मेरी बेरुखी देखकर लियू क्यांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने हाथ हिलाया। स्टोन डीमन एप तुरंत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसका विशाल शरीर पूरी सड़क रोक चुका था। लियू क्यांग हंसते हुए बोला, अंदर जाना है? कोई दिक्कत नहीं, पहले मेरे बीस्ट के पैरों के नीचे से रेंग कर निकल, फिर मैं तुझे जाने दूंगा। इतना सुनते ही आसपास खड़े सारे छात्र जोर जोर से हंसने लगे। मैं वहीं रुक गया और धीरे से उस 2 मीटर से भी ऊंचे स्टोन डीमन एप की तरफ देखा। मेरी दाहिनी जेब में उंगलियां धीरे धीरे हिलने लगीं। यही मेरी आदत थी। हमला करने से पहले मेरी आस्तीन के अंदर छिपा मिंगहे भी मेरी हत्या की इच्छा महसूस कर चुका था। वह उत्साह से अपने पंख रगड़ने लगा। मैं सही समय का इंतजार कर ही रहा था कि अचानक पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। भीड़ अपने आप 2 हिस्सों में बंट गई। एक शानदार होवर लग्जरी कार धीरे धीरे गेट के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला। उसमें से एक खूबसूरत नौजवान बाहर उतरा। उसके कंधे पर एक एस रैंक ड्रैगन बीस्ट बैठा हुआ था। उसे देखते ही लियू क्यांग का चेहरा तुरंत बदल गया। वह दौड़कर बोला, ली याओतियन सर, मैं तो बस इस निकम्मे को सबक सिखा रहा था। इसने एकेडमी की बदनामी कर रखी है। ली याओतियन ने अपने ड्रैगन बीस्ट को प्यार से सहलाया और शांत आवाज में कहा, क्या कोई शेर सड़क के आवारा कुत्तों की परवाह करता है? आज नए छात्रों की ट्रायल है। ऐसे लोगों पर अपनी ताकत बर्बाद मत करो, चलो। इतना कहकर वह बिना मेरी तरफ देखे मेरे पास से आगे निकल गया। लियू क्यांग ने जाते जाते मुझे घूरा, आज तो बच गया, लेकिन दोपहर की प्रैक्टिकल बैटल में तुझे पूरे अरीना के सामने कुचल दूंगा। भीड़ धीरे धीरे छंट गई। मैं वहीं खड़ा ली याओतियन की जाती हुई पीठ को देखता रहा। मेरे होंठों पर हल्की सी बेरहम मुस्कान उभर आई। शेर और आवारा कुत्ता? मैंने मन ही मन कहा, उम्मीद है जिस दिन तुम्हारे उस ड्रैगन का खून पूरी तरह चूस लिया जाएगा, उस दिन भी तुम्हारा यही घमंड कायम रहेगा। उसके बाद मैं सीधे अकादमी के पीछे बने ट्रायल फॉरेस्ट की तरफ बढ़ गया। यहाँ नए छात्रों की ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे कमजोर जंगली बीस्ट्स छोड़े जाते थे। ज्यादातर छात्र टीम बनाकर अंदर जाते थे और उनकी सुरक्षा के लिए शिक्षक भी साथ रहते थे। लेकिन मैं अकेला था। मैं सबसे अलग रास्ते से निकलकर जंगल के सबसे घने हिस्से में पहुंच गया। मैं यहाँ लड़ाई सीखने नहीं आया था। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी आर्मी तैयार करना। मैंने सिस्टम पैनल खोला और अपना हाथ आगे बढ़ाया। बाहर आओ मिंगहे। भिनभिनाहट की आवाज के साथ काला लाल मच्छर बाहर निकला और खुशी से मेरे चारों ओर उड़ने लगा। मैंने सामने झाड़ियों
झाड़ियों में फल खा रहे एक विंड रैबिट की तरफ इशारा किया। जाओ, तुम्हारा खाना वहीं है। आम छात्रों के लिए विंड रैबिट को पकड़ना बेहद मुश्किल था क्योंकि उसकी रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन मिंगहे की नजर में वो खरगोश मानो धीरे धीरे टहल रहा हो। एक लाल चमक हवा में लहराई। विंड रैबिट को कुछ समझ आता उससे पहले ही मिंगहे ने उसकी गर्दन में अपना डंक घुसा दिया। झड़ तुरंत उसके शरीर में फैल गया। खरगोश वहीं जड़ हो गया। सिर्फ आधे मिनट के अंदर उसका पूरा खून चूस लिया गया और वह सूखी हुई लाश बनकर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने भौहें सिकोड़ ली। बहुत धीमा है। अगर इसी तरह एक एक करके शिकार करते रहे तो ली आउतियन तक पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी। इवोल्यूशन पॉइंट्स पर्याप्त हैं। स्वार्म स्प्लिट मोड चालू किया जा सकता है। मैंने बिना एक पल गंवाए आदेश दिया। एक्टिवेट। अचानक मिंगहे का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। उसका पेट तेजी से फूलने लगा और कुछ ही क्षण बाद उसके शरीर से लाल रत्न जैसे 10 छोटे छोटे अंडे बाहर निकले। जैसे ही वे हवा के संपर्क में आए तुरंत फूट गए। उनमें से मक्खी जितने आकार के 10 नए मच्छर बाहर निकले। ये नए मच्छर मिंगहे जितने ताकतवर नहीं थे, लेकिन इनके पास भी तेज डंक था। अब मेरे सामने कुल 11 मच्छर मंडरा रहे थे। उन्हें देखकर मेरी आंखों में महत्वाकांक्षा साफ दिखाई दे रही थी। ये तो बस शुरुआत है। मैंने हाथ आगे बढ़ाकर आदेश दिया, जाओ, इस पूरे जंगल में जितने भी जिंदा जीव हैं, सबका खून चूस लो। अगले ही पल 11 मच्छर छोटे छोटे फाइटर जेट्स की तरह अलग अलग दिशाओं में फैल गए और जंगल के अंदर गायब हो गए। कुछ ही देर में पूरे जंगल का माहौल बदल गया। बिलों में छिपे चूहे, पेड़ों पर बैठे सांप, रास्ते से गुजरते जंगली सुअर, कोई भी नहीं बचा। एक अकेला मच्छर शायद किसी बड़े बीस्ट के लिए मामूली परेशानी हो सकता था, लेकिन जब 10-10 मच्छर एक साथ हमला करते तो वह सीधा मौत का फरमान बन जाता। मेरे सामने सिस्टम पैनल पर एवोल्यूशन पॉइंट्स लगातार बढ़ने लगे। +1, +2, +5। आधे घंटे बाद मैं एक पत्थर पर बैठा था। मेरे पैरों के पास सूखी हुई जंगली बीस्ट्स की लाशों का ढेर लगा था और मेरे चारों ओर सिर्फ 11 नहीं, पूरे 100 मच्छरों का झुंड उड़ रहा था। अब वे कुछ छोटे कीड़े नहीं रह गए थे। वे काले धुएं के बादल की तरह दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। यही इंसेक्ट आर्मी की सबसे डरावनी ताकत थी। जितना ज्यादा खून मिलेगा उतनी ही तेजी से ये बढ़ती जाएगी। मैंने सिस्टम पैनल की तरफ देखा। अब मेरे पास 500 इवोल्यूशन पॉइंट्स जमा हो चुके थे। मैंने हाथ उठाकर पूरे झुंड को वापस बुला लिया। बस अभी के लिए इतना काफी है। अब मुझे क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहिए। मेरी नजर मिंगहे पर गई। लगातार खून पीने और बार बार स्प्लिट होने के बाद उसका आकार पहले से बड़ा हो चुका था। तभी अचानक सिस्टम ने सूचना दी, एवोल्यूशन के लिए आवश्यक कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं। मैंने आंखें सिकोड़ लीं। जंगल के इस बाहरी हिस्से में सिर्फ F रैंक वाले बीस्ट्स थे। अगर मुझे मिंगहे को और आगे बढ़ाना था तो मुझे जंगल के और अंदर जाना ही पड़ेगा। उसी समय जंगल की गहराइयों से एक जोरदार दहाड़ गूंजी। उसके तुरंत बाद किसी लड़की की घबराई हुई चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई बचाओ, म्यूटेटेड आयरन आर्मर्ड राइनो पागल हो गया है। मेरे कदम वहीं रुक गए। आयरन आर्मर्ड राइनो, एक ई रैंक का बेहद ताकतवर बीस्ट और ठीक वैसा ही शिकार जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने लड़की की चीख सुनी, लेकिन उसे बचाने के लिए भागने की बजाय मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आयरन आर्मर्ड राइनो, मिंगहे की इवोल्यूशन के लिए इससे बेहतर शिकार मिल ही नहीं सकता। जहां तक उस लड़की को बचाने की बात थी, मैं कोई नेक दिल हीरो नहीं था। मैंने तय किया कि पहले उस राइनो को बाकी लोग जितना हो सके कमजोर कर लें, उसके बाद मैं आखिरी बार करके पूरा फायदा उठाऊंगा। मैं बिल्कुल एक धैर्यवान शिकारी की तरह बिना आवाज किए उस तरफ बढ़ने लगा जहां से हंगामा सुनाई दे रहा था। उधर एक लड़की जान बचाकर जंगल में भाग रही थी। उसका नाम लिन वानर था। अकादमी में वह अपनी हीलिंग एबिलिटी के लिए काफी मशहूर थी। आम दिनों में हर कोई उसके आसपास घूमता रहता था, लेकिन इस वक्त उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और हालत बेहद खराब थी। उसके पीछे कुछ ही दूरी पर एक विशाल आयरन आर्मर्ड राइनो पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। उसकी लाल आंखों में सिर्फ गुस्सा और तबाही दिखाई दे रही थी। कुछ मिनट पहले ही उसने लिन वानर के लाइट स्पिरिट बीस्ट को अपने पैरों तले कुचल कर मार डाला था। अब उसके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। राइनो ने अचानक अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। दोनों के बीच की दूरी पल भर में कम हो गई। भागते भागते लिन वानर का पैर फिसल गया और वह कीचड़ से भरे गड्ढे में गिर पड़ी। उसने डरते हुए पीछे देखा। राइनो का विशाल सींग उसकी तरफ बिजली की तरह बढ़ रहा था। उसने निराश होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, लेकिन दर्द नहीं आया। उसकी जगह हवा में एक अजीब सी भिनभिनाहट गूंजने लगी, जिसने राइनो की दहाड़ तक दबा दी। लिन वानर ने कांपते हुए आंखें खोली और जो उसने देखा वह जिंदगी भर नहीं भूल सकती थी। राइनो का सींग उसके चेहरे से कुछ ही इंच दूर रुक गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया हो। असल में उसके सिर के चारों ओर सैकड़ों मच्छरों का झुंड मंडरा रहा था। राइनो दर्द से पागलों की तरह चीखने लगा। वह बार बार अपना सिर झटक रहा था, पेड़ों से टकरा रहा था, जमीन पर लौट रहा था, लेकिन उन मच्छरों से छुटकारा नहीं पा रहा था। मैं थोड़ी दूर एक पेड़ की डाल पर खड़ा था। दोनों हाथ जेब में थे और मेरी आंखों में जरा भी भाव नहीं था। मैं किसी दर्शक की तरह शांत होकर पूरी लड़ाई देख रहा था। मैंने मन ही मन आदेश दिए, पहली टुकड़ी आंखों और नरम हिस्सों पर हमला करो। दूसरी टुकड़ी, इसकी नाक और सांस लेने का रास्ता बंद कर दो। तीसरी टुकड़ी, कानों के रास्ते सीधे दिमाग तक पहुंचो। मेरी उंगलियां पेड़ के तने पर धीरे धीरे ताल दे रही थीं और पूरा मच्छरों का झुंड किसी प्रशिक्षित सेना की तरह मेरे हर आदेश का पालन कर रहा था।
लिन वार्नर जमीन पर बैठी बस सब कुछ देखती रह गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। जो बीस्ट कुछ देर पहले अजेय लग रहा था, वही अब दर्द से तड़प रहा था। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि भारी धमाके के साथ आयरन आर्मर्ड राइनो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें अभी पूरी तरह बंद नहीं हुई थीं, लेकिन उसकी आंखों से जिंदगी की चमक गायब हो चुकी थी। मैं पेड़ से नीचे कूदा और बिना लिन वार्नर की तरफ देखे सीधे राइनो की लाश तक पहुंचा। मैंने हाथ उठाकर आदेश दिया, सब वापस आओ। अगले ही पल पूरा मच्छरों का झुंड एक काले बादल की तरह वापस लौट आया और फिर मेरे चारों ओर घूमने लगा। हर मच्छर का पेट ताजे खून से पूरी तरह भरा हुआ था और उन सब के बीच मिंग हे राइनो के सींग की जड़ पर बैठा हुआ था। उसका शरीर तेजी से बदलने लगा। सिस्टम की आवाज गूंजी, उच्च गुणवत्ता वाले ई रैंक ब्लड एसेंस का अवशोषण पूरा हुआ। इवोल्यूशन की सभी शर्तें पूरी हो चुकी हैं। इवोल्यूशन शुरू की जा रही है। मेरी आंखों में उत्साह चमक उठा। मानसिक संबंध के जरिए मैं साफ महसूस कर सकता था कि मिंग हे के शरीर में जबरदस्त ताकत उमड़ रही है। उसके शरीर की काली लाल बाहरी परत टूटने लगी। धीरे धीरे उसका आकार बढ़ा। अब वह लगभग 1 मुट्ठी जितना बड़ा हो चुका था। उसके 2 पंख बढ़कर 4 हो गए। चारों खून जैसे लाल पंख तलवार की धार की तरह चमक रहे थे। सिस्टम ने घोषणा की, इवोल्यूशन सफल रही। नया नाम ब्लड विंग एम्परर मॉस्किटो। रैंक ई। नई स्किल्स प्राप्त हुई। नया ट्रेट कमांड ऑरा। अब निम्न स्तर के इंसेक्ट्स को नियंत्रित करने की सीमा बढ़कर 1000 हो गई है। मैंने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। रूबी की तरह चमकता हुआ ब्लड विंग एम्परर मॉस्किटो उड़कर मेरी हथेली पर आकर बैठ गया। तभी पीछे से लिन वार्नर धीरे धीरे उठी। उसकी नजर मुझ पर टिक गई। अब उसने मुझे पहचान लिया था। वही लड़का जिसे पूरे स्कूल का सबसे बेकार छात्र कहा जाता था। मैं उसकी तरफ मुड़ा। मेरी आंखों में न कोई नरमी थी, न किसी को बचाने का संतोष। मैंने सिर्फ राइनो की लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसके पैर मुझे चाहिए। बाकी चमड़ा और मांस तुम रख सकती हो। इसे मेरी चुप्पी की कीमत समझ लेना। लिन वार्नर कुछ पल तक मेरी तरफ देखती रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिसने अभी उसकी जान बचाई वह उससे धन्यवाद तक नहीं चाहता। मैं उसके करीब गया और ठंडी आवाज में बोला, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो आज जो कुछ देखा है उसके बारे में किसी को एक शब्द भी मत बताना, खासकर मेरे मच्छरों के बारे में। लिन वार्नर ने घबराकर तुरंत सिर हिलाया। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैंने कुछ देखा ही नहीं। राइनो भी तुमने मारा और सारा शिकार भी तुम्हारा है। मैं संतुष्ट होकर मुस्कुराया। फिर राइनो का पैर काटकर अपने साथ रख लिया। ब्लैक मार्केट में इसकी अच्छी कीमत मिलने वाली थी। उस पैसे से मैं अपना कुछ कर्ज चुका सकता था और अपनी इंसेक्ट आर्मी के लिए ढेर सारा सस्ता मांस भी खरीद सकता था। मैंने बिना पीछे देखे हाथ हिलाया और अपने मच्छरों के झुंड के साथ जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। पीछे सिर्फ लिन वार्नर खड़ी रह गई। वह राइनो की लाश और मेरी जाती हुई परछाई को देखती रही। उसे अब एहसास हो चुका था, जिस लड़के को पूरा स्कूल निकम्मा समझता था, उसने सिर्फ 1 मिनट के अंदर ई रैंक के सबसे खतरनाक बीस्ट को बेरहमी से मार गिराया था। और उसी पल उसने महसूस किया कि अब इस अकादमी में सब कुछ बदलने वाला है। अगले ही दिन तियानलान अकादमी का विशाल बैटल अरीना छात्रों और शिक्षकों से खचाखच भरा हुआ था। हर साल की तरह इस बार भी नए छात्रों की ताकत पर रखने के लिए कॉम्बैट असेसमेंट आयोजित किया गया था। रिंग के बीचों बीच खड़े रेफरी ने ऊंची आवाज में अगला मुकाबला घोषित किया। क्लास 2 के लियू क्यांग बनाम क्लास 9 के वांग बातियान। नाम सुनते ही पूरे स्टेडियम में जोरदार ठहाके गूंज उठे। अरे, ये वही लड़का है ना जिसके अंडे से कुछ निकला ही नहीं था। सुना है इसके पास सिर्फ F रैंक का मच्छर है। ये लड़ाई होगी भी, सीधे हार मान लेने दो इसे। लियू क्यांग का स्टोन डीमन एप तो एक ही मुक्के में इसका काम तमाम कर देगा। चारों तरफ से मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन लियू क्यांग पूरे घमंड के साथ रिंग पर चढ़ चुका था। उसके पीछे 2.5 मीटर लंबा विशाल स्टोन डीमन एप खड़ा था। उसकी मांसपेशियां फूली हुई थीं और वह अपनी छाती पीटते हुए जोर जोर से दहाड़ रहा था। लियू क्यांग ने मेरी तरफ देखकर चिल्लाया, ओए निकम्मे! अगर डर लग रहा है तो अभी घुटनों के बल बैठ जा। 3 बार सिर झुकाकर माफी मांग और मेरे पैरों के नीचे से रेंगकर निकल जा। आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए तुझे आधे महीने अस्पताल भेजने की बजाय छोड़ भी सकता हूं। इतने में सुरंग जैसे प्रवेश द्वार से कदमों की आवाज आने लगी, धीमी, स्थिर, बिल्कुल बिना किसी घबराहट के। मैं आराम से चलता हुआ रिंग में पहुंचा। दोनों हाथ अब भी मेरी जेब में थे। धूप मेरे पीले चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे मैं और भी शांत दिखाई दे रहा था। मैंने लियू क्यांग की तरफ देखा तक नहीं, सीधे रेफरी से पूछा, शुरू करें? मेरी बेपरवाही देखकर रेफरी भी कुछ पल के लिए चौंक गया। फिर उसने नियम सुनाए। दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह लें। जो पहले हार मानेगा या लड़ने लायक नहीं रहेगा वही हार जाएगा। जानबूझकर किसी को मारना या अपंग बनाना सख्त मना है। मुकाबला शुरू। मरने का इतना ही शौक है तो ठीक है। लियू क्यांग गुस्से से गरजा, स्टोन डीमन एप, इसे कुचल दो। रॉक क्रशर पंच। विशाल एप जोर से दहाड़ा और तोप के गोले की तरह मेरी तरफ दौड़ा। उसके मुक्के पर पीली रोशनी चमक रही थी। पूरा रिंग उसकी ताकत से कांप उठा। दर्शक सांस रोककर देखने लगे। ऊपर भी आईपी सीट पर बैठा ली याओतियन भी हाथ में वाइन ग्लास ली मुस्कुरा रहा था। उसके लिए यह बस एक तरफा मुकाबला था, लेकिन अगले ही पल
पूरे अरीना में सन्नाटा छा गया। इतने विशाल मुक्के के सामने मैंने न भागने की कोशिश की न बचने की। मैंने सिर्फ अपना सिर हल्का सा एक तरफ झुकाया यार और उंगलियां चटका दी। छटाक! उसी पल एक लाल चमक बिजली की तरह हवा चीरती हुई निकली। स्टोन डीमन एप का मुक्का मेरी नाक से बस 1 इंच दूर आकर रुक गया। उसका पूरा शरीर उसी हालत में जम गया। उसकी आंखें अचानक खून से भर गईं। उसने दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज तक नहीं निकली। अगले ही पल वो विशालकाय बीस्ट घुटनों के बल मेरे सामने गिर पड़ा। उसके माथे पर बस एक छोटा सा लाल निशान दिखाई दे रहा था। मैंने शांत नजर से उसके ऊपर देखते हुए कहा, यही है तुम्हारा सी रैंक बीस्ट? स्टोन डीमन एपे के पीछे हवा में एक चमकता हुआ लाल मच्छर तैर रहा था। अभी कुछ सेकंड पहले उसी ब्लडविंग एम्परर मॉस्किटो ने आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़कर उसके माथे को आर पार कर दिया था। उसने सीधे उसके दिमाग के उस हिस्से को नष्ट कर दिया जो शरीर की हर हरकत को नियंत्रित करता था। पूरा अरीना पत्थर की तरह खामोश हो गया। जो लोग कुछ देर पहले मेरा मजाक उड़ा रहे थे अब उनके मुंह खुले रह गए थे। वीआईपी सीट पर बैठा ली याओतियन भी झटके से खड़ा हो गया। उसके हाथ का वाइन ग्लास कांप उठा। उसकी नजर सीधे उस लाल मच्छर पर टिक गई। उसकी आंखों में पहली बार हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे झुककर स्टोन डीमन एप के चेहरे पर हल्की सी थपकी देते हुए बोला, सिर्फ बड़ा शरीर होने से कोई ताकतवर नहीं बन जाता। फिर मैं सीधा ल्यू क्यांग की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा, अब भी चाहता है कि मैं तेरे पैरों के नीचे से रेंग कर निकलूं? ल्यू क्यांग के पैरों से जैसे जान निकल गई। वह सीधे जमीन पर बैठ गया। तभी कांपती आवाज में रेफरी ने विजेता का नाम घोषित किया, लेकिन मैंने न जीत का जश्न मनाया न किसी को धमकी दी। मैं चुपचाप रिंग से उतरकर बाहर निकल गया, क्योंकि मेरे लिए यह जीत कोई बड़ी बात नहीं थी। ये तो बस शुरुआत थी। मैंने अपनी जेब से एक फॉर्म निकाला। वह था विल्डरनेस सर्वाइवल ट्रायल का आवेदन पत्र। असल मंच तो अब शुरू होने वाला था। उस रात तियानलान शहर की सीमा पर बने 7वें सैन्य सुरक्षा क्षेत्र में तेज सर्च लाइटें लगातार घूम रही थीं। ऊंची खंडीली तारों की बाड़ और वॉच टावरों के उस पार फैला था खून जैसा लाल धुंध से ढका विशाल जंगल। यही था इंसानों की दुनिया और जंगली राक्षसी बीस्ट्स की दुनिया के बीच का असली बॉर्डर। सामान्य छात्रों के लिए यह जगह मौत का मैदान थी, लेकिन मेरे लिए यही मेरी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। कुछ देर बाद एक मिलिट्री ट्रक आकर रुका। उसमें से पूरी तरह हथियारों से लैस दर्जनों छात्र नीचे उतरे। ये वही एलीट स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पहली परीक्षा पास की थी। अब उन्हें 3 दिन तक जंगल में सर्वाइवल ट्रेनिंग करनी थी। ज्यादातर छात्रों के चेहरे पर डर और उत्साह दोनों साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन मैं एक खाली बैकपैक और दोनों हाथ खाली लेकर सबसे अलग खड़ा था। तभी पीछे से ताने भरी आवाज आई, अरे ये तो हमारा 1 हिट किल चैंपियन है। मैंने मुड़कर देखा। ली याओतियन अपने कुछ साथियों के साथ मेरी तरफ आ रहा था। उसने मेरे पैरों के पास रखा बड़ा सा बोरा देखा और हंसते हुए बोला, सुना है तूने अपनी सारी जमा पूंजी घटिया क्वालिटी का कच्चा मांस खरीदने में उड़ा दी। क्या जंगल के अंदर बारबेक्यू पार्टी करने जा रहा है? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस झुककर लगभग 100 किलो वजनी मांस का बोरा उठाया और उसके कंधे से हल्का सा टकराते हुए आगे बढ़ गया। रास्ता दो। उसके पीछे खड़े कुछ लड़के गुस्से में मेरी तरफ बढ़े, लेकिन ली याओतियन ने उन्हें रोक दिया। वह मेरी जाती हुई पीठ को घूरते हुए बोला, जल्दी मत करो। जंगल के अंदर अगर कोई मर जाए तो उसे एक्सीडेंट कहा जाता है। अंदर पहुंचने दो, फिर इससे आराम से निपटेंगे। करीब आधे घंटे बाद मैं जंगल के अंदर लगभग 5 किलोमीटर तक पहुंच चुका था। मैंने जानबूझकर सभी सुरक्षित रास्तों से दूरी बनाई, यहां तक कि जहां ज्यादा बीस्ट रहते थे उन इलाकों से भी बचता हुआ मैं सीधे उस जगह पहुंचा जहां दलदल, जहरीले कीड़े और सड़ी हुई बदबू के अलावा कुछ नहीं था। मैं वहीं रुक गया। यही सही जगह है। मैंने बड़ा बोरा खोला और उसमें भरा सड़ा हुआ मांस और जानवरों की अंतड़ियां पूरे दलदल में फैला दी। तेज खून की गंध चारों तरफ फैल गई। उसी पल मेरी आस्तीन, कॉलर और बालों में छिपे सारे मच्छर बाहर निकल आए। अब तक मेरी इंसेक्ट आर्मी की संख्या 500 तक पहुंच चुकी थी। मैंने ऊंची आवाज में आदेश दिया, सभी खाना शुरू करो, पूरी रफ्तार से रिप्रोडक्शन करो। अगर उस वक्त कोई और वहां मौजूद होता तो शायद जिंदगी भर डरावने सपने देखता। सैकड़ों मच्छर पागलों की तरह उस सड़े हुए मांस पर टूट पड़े। वे लगातार खून पीते रहे। जैसे जैसे उनके शरीर में एनर्जी भरती गई उनके पेट चमकने लगे। यही संकेत था कि वे फिर से स्प्लिट होने वाले हैं। ऊपर हवा में मिंघे एक रानी की तरह मंडरा रहा था। वह लगातार खास तरह की कंपन छोड़ रहा था, जिससे पूरे झुंड की ग्रोथ स्पीड और तेज होती जा रही थी। सिस्टम की आवाज सुनाई दी, बायोमास पर्याप्त है, मैसिव रिप्रोडक्शन शुरू की जा रही है। लेकिन मेरा ध्यान किसी और चीज पर था। सिस्टम पैनल पर एक नया विकल्प चमक रहा था। विशेष वातावरण मिला, पॉइजन स्वैम्प। क्या 200 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके एनवायरमेंट म्यूटेशन शुरू की जाए? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ। आदेश मिलते ही नए पैदा हो रहे मच्छरों के शरीर बदलने लगे। उनका रंग पहले जैसा काला नहीं रहा। अब उनके पेट पर हरे रंग की चमकती हुई थैली बन गई, जिसके अंदर बेहद खतरनाक जहरीला अम्ल भरा हुआ था। मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। यही चाहिए था। मेरी पहली स्पेशल यूनिट, सुसाइड पॉइजन मॉस्किटो।
ये मच्छर सीधे लड़ाई में ज्यादा ताकतवर नहीं थे, इनकी रफ्तार भी कम थी, लेकिन जैसे ही ये दुश्मन के करीब पहुंचते इनके पेट में भरा जहरीला अम्ल विस्फोट कर देता। वह एसिड इतना खतरनाक था कि लोहे तक को गलाने की ताकत रखता था। और सबसे बड़ी बात, इन्हें बनाने की कीमत लगभग कुछ भी नहीं थी, बस थोड़ा सा सड़ा हुआ मांस और एक नया सुसाइड मॉस्किटो तैयार। मैंने हथेली पर चावल के दाने जितना छोटा एक हरा मच्छर उठाया। उसके पेट में चमकते जहर को देखकर मेरे चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। लेकिन तभी पूरी धरती हल्के हल्के कांपने लगी। पहले ऐसा लगा जैसे कहीं दूर कोई भारी ट्रक गुजर रहा हो, मगर कुछ ही सेकंड में कंपन और तेज हो गई। दलदल का पानी लहराने लगा, पेड़ों की सूखी शाखाएं टूटकर गिरने लगीं। अचानक सिस्टम ने तेज चेतावनी दी, वार्निंग, उत्तर दिशा में अत्यधिक एनर्जी डिटेक्ट हुई है, विशाल बीस्ट स्टैम्पेड बन रही है, अनुमानित संख्या 10,000 से अधिक। मैं तुरंत एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और उत्तर दिशा की तरफ देखा। कुछ किलोमीटर दूर क्षितिज पर धूल का एक विशाल बादल आसमान तक उठ रहा था। हजारों जंगली बीस्ट्स पूरी रफ्तार से मेरी तरफ भाग रहे थे, लेकिन वे हमला करने नहीं आ रहे थे। वे खुद किसी और चीज से जान बचाकर भाग रहे थे। उनके पीछे जरूर कोई और भी ज्यादा भयानक मॉन्स्टर था। उसी समय पूरे सर्वाइवल चैनल पर हड़कंप मच गया। कम्युनिकेशन डिवाइस से लगातार मदद की चीखें सुनाई देने लगीं। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। अगर कोई सामान्य इंसान उस दृश्य को देखता तो पहली प्रतिक्रिया सिर्फ एक ही होती, भागो। लेकिन मैं मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे मेरी मुस्कान पागलों जैसी हंसी में बदल गई। बहुत बढ़िया। मैं अभी सोच ही रहा था कि सिर्फ इस सड़े हुए मांस के सहारे अपनी इंसेक्ट आर्मी को 10,000 तक पहुंचाना मुश्किल होगा। और अब 10,000 ताजे शिकार खुद मेरे पास चले आए हैं। मैंने नीचे दलदल की तरफ देखा। अब वहां करीब 5,000 मच्छरों का विशाल झुंड उड़ रहा था। लाल वर्कर मॉस्किटो और हरे सुसाइड पॉइजन मॉस्किटो मिलकर मौत का एक डरावना बादल बन चुके थे। मैंने हाथ आगे बढ़ाकर सीधे बीस्ट स्टैम्पीड की तरफ इशारा किया। आज हम पीछे नहीं हटेंगे, हम सीधा इनके बीच घुसेंगे। मेरी आंखों में खतरनाक पागलपन चमक रहा था। जाओ, इस दुनिया को दिखा दो कि असली नेचुरल डिजास्टर किसे कहते हैं। अगले ही पल 5,000 मच्छरों का पूरा झुंड आसमान में उड़ गया। वे एक विशाल काले पंजे जैसी आकृति बनाते हुए सीधे सामने आती बीस्ट स्टैम्पीड पर टूट पड़े। दोनों सेनाओं की पहली टक्कर दलदल के किनारे हुई। सबसे आगे दौड़ता हुआ एक फ्लेम लायन कुछ समझ भी नहीं पाया था कि हजारों मच्छर पल भर में उसके पूरे शरीर पर छा गए। उसे चीखने तक का मौका नहीं मिला। जब मच्छर हटे तो वहां सिर्फ उसका सफेद कंकाल बचा था। मैं पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर खड़ा पूरी लड़ाई देख रहा था। इतना काफी नहीं है, आज यहां मौजूद एक भी बीस्ट जिंदा वापस नहीं जाएगा। दूर भाग रहे छात्रों में से किसी ने पीछे मुड़कर देखा और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने देखा मैं एक सूखे पेड़ की चोटी पर दोनों हाथ फैलाए खड़ा था और मेरे नीचे लाल और हरे रंग से चमकता हुआ काला बादल सीधे बीस्ट स्टैम्पीड से टकरा रहा था। एक छात्र डरते हुए चिल्लाया, यह पागल हो गया है, हजारों बीस्ट के सामने अकेला खड़ा है। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सबकी सोच बदल दी। सबको लगा था कि मैं पल भर में कुचल दिया जाऊंगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बीस्ट स्टैम्पीड की पहली कतार ऐसे रुक गई जैसे किसी अदृश्य मीट ग्राइंडर से टकरा गई हो। मैंने ठंडी आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, विस्फोट। सबसे आगे आयरन बैक वुल्फ्स का झुंड दौड़ रहा था। उनकी चमड़ी इतनी मजबूत थी कि गोलियां तक उसे आसानी से नहीं भेज सकती थीं। लेकिन इस बार उनका सामना हुआ सैकड़ों सुसाइड पॉइजन मॉस्किटो से। छोटे छोटे हरे धमाके लगातार होने लगे। हर एक्सप्लोजन अपने साथ तेजाब जैसा जहरीला एसिड चारों तरफ फैला रहा था। वह एसिड वोल्व्स की आंखों, नाक और शरीर पर गिरते ही उनकी लोहे जैसी खाल को गलाने लगा। कुछ ही सेकंड में पूरा झुंड दर्द से जमीन पर तड़पने लगा। मैंने तुरंत अगला आदेश दिया, वर्कर स्क्वाड अटैक। 3,000 वर्कर मॉस्किटो बिजली की तरह टूट पड़े। अब उन्हें किसी कमजोर जगह को ढूंढने की जरूरत नहीं थी। एसिड ने पहले ही पूरे शरीर में दर्जनों घाव बना दिए थे। मच्छर सीधे उन्हीं घावों के अंदर घुस गए। एक विशाल अल्फा वुल्फ ने गुस्से में मुंह खोलकर उन्हें निगलने की कोशिश की, लेकिन उसी पल दर्जनों मच्छर उसके गले के अंदर घुस गए। सिर्फ 3 सेकंड। 400 किलो का वह विशाल अल्फा वुल्फ जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से बाहर निकलते ही उन मच्छरों ने हवा में ही फिर से स्प्लिट होकर नए मच्छरों को जन्म देना शुरू कर दिया। मेरी आंखों के सामने सिस्टम पैनल लगातार चमक रहा था। आयरन बैक वुल्फ का शिकार सफल, +50 एवोल्यूशन पॉइंट्स, एनर्जी ओवरफ्लो, ऑटो स्प्लिट शुरू, करंट स्वॉर्म काउंट 6,200। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था। अभी नहीं, यह संख्या अभी भी कम है। मेरी नजर नीचे खून से रंगे मैदान पर थी। मेरे लिए अब यह युद्ध नहीं बल्कि अपनी सेना बढ़ाने का सबसे बड़ा मौका था। जो आगे मरे उनकी जगह पीछे वाले भर देंगे। जब तक मैं जिंदा हूं मेरी सेना कभी खत्म नहीं होगी। बीस्ट स्टैम्पीड अब पूरी तरह बिखर चुकी थी। हजारों जंगली बीस्ट जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भाग रहे थे, लेकिन भागने का कोई फायदा नहीं था। मेरे मच्छरों का झुंड अब इतना बड़ा हो चुका था कि पूरा आसमान काले बादलों से ढका हुआ लग रहा था। जहां भी कोई बीस्ट भागने की कोशिश करता
कुछ ही सेकंड में उस पर मच्छरों का झुंड टूट पड़ता। फिर सिर्फ उसकी सूखी हुई लाश या सफेद कंकाल ही बचता। सिस्टम की सूचनाएं लगातार मेरे सामने चमक रही थीं। +30 इवोल्यूशन पॉइंट्स, +50 इवोल्यूशन पॉइंट्स, +80 इवोल्यूशन पॉइंट्स। स्वॉर्म काउंट 7000, 7500, 8000। मेरे होंठों पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। यही था इंसेक्ट आर्मी का सबसे डरावना पहलू। जितने ज्यादा दुश्मन, उतनी ही तेजी से मेरी ताकत बढ़ती जाती थी। तभी पूरे जंगल में ऐसी दहाड़ गूंजी कि जमीन तक हिल गई। उस एक दहाड़ के साथ ही जो बीस्ट्स अभी तक भाग रहे थे, वे और भी ज्यादा डर गए। उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था कि वे मुझसे नहीं, किसी और चीज से जान बचाकर भाग रहे हैं। मैंने तुरंत उत्तर दिशा की तरफ देखा। घने जंगल के बीच सैकड़ों पेड़ एक एक करके गिरते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशालकाय दैत्य सीधे जंगल को रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा हो। कुछ ही सेकंड बाद वह आखिर मेरी नजरों के सामने आ गया। करीब 15 मीटर ऊंचा एक विशालकाय काला गोरिल्ला। उसकी पूरी चमड़ी लोहे जैसी सख्त थी। दोनों मुट्ठियां किसी पहाड़ की चट्टानों जितनी विशाल थीं। उसकी हर सांस के साथ नाक से सफेद धुआं निकल रहा था। सिस्टम ने तुरंत उसकी जानकारी दिखाई। टारगेट डिटेक्टेड, ब्लैक माउंटेन डीमन एप, रैंक B, डेंजर लेवल अत्यधिक। वर्तमान होस्ट की जीत की संभावना 0.3%। मैंने गहरी सांस ली। B रैंक। यह अब तक का सबसे ताकतवर बीस्ट था जिसे मैंने देखा था। ब्लैक माउंटेन डीमन एपे ने आसपास बिखरी हुई लाशों पर नजर डाली। फिर उसकी लाल आंखें सीधे मुझ पर आकर टिक गईं। शायद उसने समझ लिया था इन सब के पीछे मैं ही हूं। अगले ही पल उसने जोर से दहाड़ मारी। सिर्फ आवाज की ताकत से ही आसपास के कई पेड़ टूटकर गिर पड़े, लेकिन मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। मैंने शांत होकर हाथ उठाया। मेरे पीछे उड़ रहे 8000 मच्छर एक साथ रुक गए। पूरा आसमान उनकी भिनभिनाहट से गूंज उठा। मैंने धीरे से कहा, आज देखते हैं पहाड़ ज्यादा मजबूत है या चींटियों जैसी मेरी सेना। अगले ही पल मैंने अपना हाथ आगे झटका। पूरी सेना, हमला करो। 8000 मच्छरों का झुंड एक विशाल काले तूफान की तरह ब्लैक माउंटेन डीमन एपे पर टूट पड़ा। लेकिन इस बार, पहली बार, मेरे मच्छरों का हमला पूरी तरह सफल नहीं हुआ। डीमन एपे की चमड़ी इतनी सख्त थी कि ज्यादातर वर्कर मॉस्किटो उसके शरीर में अपना डंक तक नहीं घुसा पाए। कई सुसाइड पॉइजन मॉस्किटो उसके शरीर पर फट गए। एसिड ने उसकी चमड़ी को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसे रोक नहीं पाया। डीमन एप ने गुस्से में अपना विशाल हाथ घुमाया। सिर्फ एक बार में सैकड़ों मच्छर हवा में ही कुचल कर मर गए। सिस्टम की चेतावनी तुरंत सुनाई दी। स्वार्म कैजुअल्टीज बढ़ रही हैं। फ्रंटलाइन यूनिट्स नष्ट हो रही हैं। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ संख्या हमेशा जीत की गारंटी नहीं होती। अगर दुश्मन की ताकत बहुत ज्यादा हो तो नई रणनीति बनानी ही पड़ेगी। और तभी मेरी नजर ब्लैक माउंटेन डीमन एपे की आंखों पर पड़ी। उसकी पूरी चमड़ी लोहे जैसी मजबूत थी, लेकिन आंखें अब भी उतनी ही नाजुक थीं। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान लौट आई। मैंने धीमी आवाज में कहा, मिंग हे, अब तुम्हारी बारी है। मिंग हे ने जैसे ही मेरा आदेश सुना, उसकी चारों खून जैसे लाल पंखों वाली आकृति हवा में गायब हो गई। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि बी रैंक का ब्लैक माउंटेन डीमन एपे भी उसे देख नहीं पाया। उसी पल मैंने बाकी सभी मच्छरों को नया आदेश दिया। पूरी सेना, इसका ध्यान भटकाए रखो। हजारों वर्कर मॉस्किटो और सुसाइड पॉइजन मॉस्किटो एक साथ डीमन एप पर टूट पड़े। वे उसके चेहरे, कान, नाक और पूरे शरीर के चारों तरफ लगातार मंडराने लगे। डीमन एप गुस्से से दहाड़ता हुआ दोनों हाथों से उन्हें कुचलने लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली हमला कहीं और से आने वाला है। उसी समय एक लाल चमक उसकी दाहिनी आंख की तरफ बिजली की तरफ बढ़ी। मिंग हे ने बिना एक पल रुके सीधे उसकी आंख में अपना डंक घुसा दिया। गर्रर! ब्लैक माउंटेन डीमन एपे दर्द से पागलों की तरह दहाड़ उठा। उसने दोनों हाथ अपनी आंख पर रख लिए और बेकाबू होकर इधर उधर वार करने लगा। लेकिन मिंग हे वहीं नहीं रुका। वह उसकी आंख के रास्ते सीधे अंदर घुस गया। सिस्टम ने तुरंत सूचना दी, ब्लड विंग एम्परर मॉस्किटो ने लक्ष्य के शरीर में प्रवेश कर लिया है। आंतरिक हमला शुरू। अब बाहर से डीमन एपे बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके दिमाग के अंदर मौत घूम रही थी। मिंग हे लगातार उसके अंदरूनी हिस्सों को नष्ट कर रहा था। डीमन एप दर्द से जमीन पर लौटने लगा। उसकी विशाल मुट्ठियां जहां गिरती, वहां बड़े बड़े गड्ढे बन जाते। आसपास के पेड़ एक एक करके टूटते जा रहे थे। मैं दूर खड़ा बिना घबराए पूरी लड़ाई देख रहा था। मैंने बाकी मच्छरों को पीछे हटने का आदेश दिया। अब इस लड़ाई में सिर्फ मिंग हे ही काफी था। कुछ ही देर बाद डीमन एपे की दहाड़ धीरे धीरे कम होने लगी। उसका विशाल शरीर लड़खड़ाया। फिर वह पूरे जंगल को हिला देने वाली आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा।
कुछ सेकंड तक पूरा जंगल बिल्कुल शांत हो गया। फिर सिस्टम की आवाज गूंजी, बी रैंक ब्लैक माउंटेन डीमन ऐप का शिकार सफल। विशाल मात्रा में एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त हुए। होस्ट का लेवल बढ़ गया। नई एवोल्यूशन ब्रांच अनलॉक हुई। नई स्पेशल यूनिट अनलॉक हुई। मेरी आंखों के सामने सिस्टम पैनल लगातार चमकने लगा। एवोल्यूशन पॉइंट्स की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी। मैं धीरे धीरे डीमन एप की लाश के पास पहुंचा। उसी समय मिंगे उसकी आंख से बाहर निकला। उसका पूरा शरीर ताजे खून से लाल हो चुका था, लेकिन उसकी ऑरा पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। वह उड़कर मेरी हथेली पर आकर बैठ गया। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा। बहुत अच्छा काम किया। तभी अचानक पूरे जंगल में एक और भारी दबाव फैल गया। सिस्टम ने फिर चेतावनी दी, वार्निंग, इस क्षेत्र में कई उच्च रैंक वाले बीस्ट होस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। संभावना है कि बी रैंक डीमन एपे की मौत ने पूरे इलाके के शक्तिशाली बीस्ट्स को आकर्षित कर लिया है। मैंने धीरे से सिर उठाया। दूर जंगल की गहराइयों में एक नहीं, कई अलग अलग दिशाओं से बेहद ताकतवर ऑनरस मेरी तरफ बढ़ रही थीं। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। लगता है असली शिकार अब शुरू होने वाला है।